हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीवाईक्यू सीरीज की हिस्ट्री क्लास पार्ट 2 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सबसे पहले गुप्त वंश। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो हर्षेण जो है ये दरबारी कवि आपके थे समुद्रगुप्त के। हर्षेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति के दो वर्ड हैं, प्रयाग और प्रशस्ति। प्रयाग मतलब प्रयागराज में ये है, इसलिए इसको प्रयाग बोला जाता है। प्रशस्ति मतलब है प्रशंसा। यह है समुद्रगुप्त की प्रशंसा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा, इसे बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ये इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो ये आप लिखी गई थी हरिशेन के द्वारा, हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत में एक कविता के रूप में हरिशेन के द्वारा रचित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद वराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये जो है विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके राज दरबार का हिस्सा थे और नवरत्नों में से एक थे। ये उनके नवरत्नों में से एक थे। इनकी जो उपाधि थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। ठीक है। इनके दरबार में और भी लोग थे जिनको नवरत्नों में शामिल किया जाता है। उनके नाम भी याद रखने जरूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। इसमें थे कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी, घटकर पर, छपड़क, शंकु, वररुचि तथा वेताल भट्ट। ये लोग इनके नवरत्नों में शामिल थे। इनके नवरत्नों में कौन कौन शामिल था? इनके नवरत्नों में शामिल थे कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी, घटकर पर, छपड़क, शंकु, वररुचि, वेताल भट्ट। ये लोग इनके नवरत्न में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं ये कालिदास जी हैं। इसके लेखक हैं कालिदास। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। अगली क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हमने पढ़ा मालविकाग्निमित्रम, ये लिखी है कालिदास ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त ये गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? समुद्रगुप्त, क्योंकि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम थे। समुद्रगुप्त तो स्वयं राजा था। ये यहाँ पर बनता नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। नवरत्नों में शामिल थे। अगला टॉपिक, हर्षवर्धन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर का शासक था। ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश से संबंधित है। इसी के काल में वैनसांग भारत आया था। वैनसांग, चीनी यात्री वैनसांग। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन से 5 इंडीज थे? तो 5 इंडीज जो है इसमें थे पंजाब,
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये थे 5 इंडीज। इसको जो है बादामी के जो चालुक्य थे, उस वंश के पुलकेशन द्वितीय ने हराया था नर्मदा के तट पर। नर्मदा के तट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट हैं। ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरितम की भी रचना की है। हर्षचरितम की भी रचना की है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? हर्षवर्धन के काल में कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज। थानेसर के बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? अभी बताया गया थानेसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो जो है तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये संगम जो है, संगम क्या था? तो तमिल कवियों और विद्वानों की एक सभा या परिषद थी संगम। ठीक है। इसका आयोजन किसने कराया? तो पांड्य राजाओं ने कराया था। इसमें कितने संगमों का आयोजन हुआ था? कुल 3 संगमों का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह समर्पित है भगवान शिव को। भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बना है आपका महाबलीपुरम मंदिर। यह तमिलनाडु में है। पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया। यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक उदाहरण है। द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का मिक्स उदाहरण है। अगला है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग या दंती वर्मन, कहीं कहीं दंती वर्मन भी लिखा आ सकता है। राष्ट्रकूट जो है कन्नड़ थे। इनकी मातृभाषा भी कन्नड़ ही थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे विजयालय चोल। विजयालय चोल ने चोल शासन की साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने करवाया था? 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। गंगा घाटी अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में इनको जो है गंगैकोंड चोल की उपाधि मिली थी। ठीक। अब गंगैकोंड चोलपुरम की नाम से इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और नई राजधानी के पड़ोस में ही चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल गंगम, इनको उपाधि मिली गंगैकोंड की। इन्होंने राजधानी का नाम परिवर्तित किया, गंगैकोंड चोलपुरम नई राजधानी बनाई। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। अगला देखेंगे, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जैन सभाओं को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, जैन सभाओं को इसको बोला जाता है पल्लिट छांदम।
पल्लित छांदम बोलता था। ठीक है। और अगर वेलन वगई की बात की जाए तो ये क्या था, ये थी गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी वेलन वगई। वहीं साला भोगा क्या थी, तो साला भोगा जो है स्कूल या फिर विद्यालयों की व्यवस्था में अगर दान दी गई है तो वो थी साला भोगा। साला भोगा। वहीं ब्राह्मणों को दी गई जमीन को ब्रह्मदेय बोला जाता था। वेलन वगई क्या थी, तो वेलन वगई आपकी थी गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली। वेलन वगई गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली। पल्लित छांदम ये जैन सभाओं को दी जाने वाली थी। साला भोगा ये स्कूल विद्यालयों के लिए दी जाने वाली जमीन थी। और ब्रह्मदेय ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बना है। चोल शासकों के संरक्षण में ये गोंडेश्वर मंदिर नहीं बना है। सिन्नार का गोंडेश्वर मंदिर नहीं बना है। ये यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। या जो है मंदिर जो है महाराष्ट्र के नासिक में है। ठीक। अगला क्वेश्चन बाकी सारे जो है चोल काल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था। पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का पहला शासक था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल साम्राज्य के किस हिस्से भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पूर्वी हिस्सा मतलब बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार से संबंधित है। ठीक है। जो है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। इस बात को याद रखिएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था आपका तोमर वंश का। तोमर वंश का। ठीक है। तोमर वंश का शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा जो था वो अनंगपाल था। अनंगपाल। अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। विविध क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, देखिए। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। मगध जो है उस टाइम का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 16 महाजनपदों में से। और 16 महाजनपदों की सूची कहाँ दी गई है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। अब मगध की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी राजगृह या गिरिवृत थी, जो कि बाद में बनी पाटलिपुत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ये चंपा जो है, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। काशी जो है खुद एक 16 महाजनपद था। और वैशाली जो है वज्र की राजधानी थी। वैशाली वज्र की राजधानी थी। मथुरा हो गई सूरसेन की, वैशाली हो गई वज्र की, और चंपा हो गई अंग की। काशी जो है खुद एक महाजनपद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 का उल्लेख मिलता है। अभी मैंने बताया अंगुत्तर निकाय में 16 का उल्लेख मिलता है। ठीक। जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र है, ये बताता है कि 16 महाजनपद थे। और वहीं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। ठीक। ये कनिष्क के दरबार में जो है चरक थे, उनके द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये रचना की है महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने ये रचना की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नीति सार
जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो नीति सार आपका लिखा गया है कामंदक के द्वारा। कामंदक 2023 में पूछा गया, पेट में है, कामंदक के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, का अगला क्वेश्चन है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताया। अभिमन्यु ने आपको बताया चरक। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। शूद्रक द्वारा लिखित, अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका प्रकार है आपका नाटक। शूद्रक द्वारा लिखित जो मृच्छकटिक है, ये नाटक है, ये एक नाटक है। अगला क्वेश्चन, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना माना जाता है? तो ये है आपकी तोलकप्पियम। ये तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना है। ठीक, इसके लेखक जो है तोलकप्पियार थे, तोलकप्पियार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला शहर स्थित था सिंधु और झेलम नदियों के बीच। सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये एक शैक्षणिक केंद्र था उस समय का। ठीक, चाणक्य जो है तक्षशिला के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है भीमबेटका में। नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण काल में यूज हुआ था सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। ठीक, और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। अगला कथन बोल रहा है, राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। और अगला कथन इसी के बारे में, पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये पूछ रहा है कथन जो है ये किस वंश के बारे में कहे गए हैं? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश के बारे में, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। यहीं से क्लियर हो गया कि शुंग राजवंश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी मौर्य वंश के बाद। अंतिम शासक जो बृहद्रथ था मौर्य वंश का, उसके सेनापति ने पुष्यमित्र ने मार दिया था मगध में और शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश का जो है आखिरी जो शासक था वो सम्राट देवभूति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, एडी 78 शक संवत की शुरुआत, बीसी 261 कलिंग युद्ध। तो इसमें से जो है सम्मिलित नहीं है, तो पहला वाला सम्मिलित नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में हुई थी। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत में यात्री आए हैं? इनका क्रम बताना है। टॉमस रो आया कि फाहियान आया कि ह्वेनसांग आया, कौन पहले आया, इस बात को बताना है। तो देखते हैं, टॉमस रो जो है इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
सबसे पहले आपका आया था फाहियान। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, और वेनसांग आया उसके बाद में हर्षवर्धन के काल में। फिर आया टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। फिर टॉमस रो आया जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनको बनवाया किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? कौन सा अनुचित है? खजुराहो का किसने निर्माण करवाया? चोल राजवंश ने। हम्पी, यही गलत है यार। खजुराहो हमने अभी ऊपर पढ़ा, चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया। हम्पी स्मारकों का समूह ये विजयनगर राजवंश द्वारा बनवाया गया। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश द्वारा बनवाया गया। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी प्राचीन इतिहास आपका खत्म हो चुका है, अब मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, देखते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। इसने जो है 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश में। ये तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ? 950 से 1050 ईस्वी में। ठीक, यहाँ के मंदिरों में जो है कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है, कंदरिया महादेव। अगला क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद मारा गया आपका, जयचंद जो है 14 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जयचंद मारा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। 1191 में पराजित हुआ, और तराइन के प्रथम युद्ध में। वहीं तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? ये है कासगंज। कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के कासगंज में। ठीक, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं किरान उस सादीन, मिफ्ता उल फुतूह, नूह सिपहर, तुगलक नामा, खजाइन उल फुतूह आदि। इनको जो है तूतिए हिंद बोला जाता है, इनको तूतिए हिंद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली कायम भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ठीक, इसके जो है दो विशेषताएं थी। पहली क्या? सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और दूसरी सुल्तान का निरंकुश होना। ठीक, मतलब जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ये थी लाहौर इसके सिद्धांत की जो विशेषता थी पहली। और दूसरी विशेषता क्या थी कि सुल्तान जो है वो निरंकुश ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा आपका है कुतुब मीनार में। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के पास है। इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है, और पूछा जा सकता है कहाँ की कला? तो तुर्की कला का नमूना है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? यह भी हमने ऊपर पढ़ा, नई दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? उनके शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी बैठे थे 1296 में, और 1316 तक ये रहे।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है? इसके निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया है, क्योंकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था और वहीं इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण जो है पूरा हो गया था। और फिरोज शाह जब आए तो इनके काल में इसमें बिजली गिरने से इसकी एक चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसको इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया और साथ में पांचवी मंजिल भी बनवा दी, इसलिए इनका 3 लोगों का योगदान इसमें हो गया। ठीक है, अब 5 मंजिलें बन गई थी, इसमें अलाउद्दीन का कोई भी प्रकार से योगदान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कुतुब मीनार कहाँ है? अभी पढ़ा, दिल्ली में है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये नष्ट हुआ आपका 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में इसको नष्ट हुआ। इसको बख्तियार खिलजी ने जब मध्य बिहार की विजय की तो नालंदा और विक्रमशिला बिहार को नष्ट किया था इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आवासीय विश्वविद्यालय था और इन दोनों पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। माना जाता है कि इसके पुस्तकालयों की पुस्तकों को जो है जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, तो कई सालों तक जलती रही थी, किताबें जलती रही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। तो इसका आंसर होगा 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गाजी मलिक के नाम से, 1320 में। ठीक, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान जो है सैयद राजवंश का संस्थापक था। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो है राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। इसका जो यात्रा वृतांत है वो रहला नाम से जाना जाता है, रहला नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इसका आंसर होगा 1526 में। ठीक है, तुगलका नीति और तोपखाने के प्रयोग से, तुगलका नीति और तोपखाने के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत के लेखक कौन नहीं था? अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे कम अवधि तक शासन किया था खिलजी राजवंश ने, खिलजी राजवंश ने। देख लेते हैं इस क्रोनोलॉजी को। गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक शासन किया, खिलजी ने 30 तक किया, तुगलक ने 32 तक किया और सैयद ने 37 तक किया। खिज्र खान जो दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे जो है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई। उनके पिता संगम के नाम पर जो है उनका वंश संगम वंश कहलाया। ठीक, हरिहर जो था वो पहला शासक था, लेकिन विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो है दोनों भाइयों ने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे, यह कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने। इसमें राजवंश कौन कौन से हुए? 4 राजवंश हुए, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश।
संगम सालू तुलु अराविडु, संगम सालू तुलु अराविडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलुव राजवंश की, अगला क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो महिलाएं भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में जो है स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। ठीक, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। डोमिंगो पायस जो है, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, उसके अनुसार उसने बताया कि कुश्ती लोकप्रिय खेल था। ये जो है पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां जो है अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी और वह युद्ध में भी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को क्या कहा जाता था? राय किसको कहा जाता था? राय बोला जाता था नरपति को। नरपति को राय बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है विजयनगर की स्थापत्य शैली का है। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आगे के टॉपिक्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। जाते जाते वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू।